हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज बाय रितेश ताम्रकार के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित के बेसलाइन टेस्ट जो कि इस नए सत्र 2025-26 से संबंधित है का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए शुरू करते हैं बेसलाइन टेस्ट के इस पेपर का हल। संपूर्ण हल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेपर में आपको यहाँ अपनी कक्षा और जिस भी दिनांक में ये टेस्ट आपके स्कूल में लिया जाएगा वो दिनांक जनरली ये टेस्ट 5 से 12 अप्रैल के बीच में आपके स्कूल में लिया जाएगा। विषय है गणित। फिर यहाँ अपना नाम डाल देंगे आप, अपने स्कूल का नाम, और जेंडर में लड़का है तो पहले वाले बॉक्स पर और लड़की है तो दूसरे वाले बॉक्स पर टिक करना है। और कुल पूर्णांक इसके 50 हैं और प्राप्तांक जो भी आप प्राप्त करेंगे वो टीचर आपके यहाँ फिल करेंगे, और ये डिटेल भी आपके टीचर द्वारा फिल की जाएगी। ये कुछ आपको नहीं भरना है। और यहाँ कुछ निर्देश दिए गए जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ते सीधे प्रश्नों के हल की तरफ। और हर प्रश्न के जो अंक है वो यहाँ बाजू में लिखे हुए हैं, तो इन्हें आप देखते रहिएगा। अब हम आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखें। तो हमें यहाँ पर 6432 का गुणा 5 में करना है और उत्तर को बॉक्स में लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो 6432 गुणित 5, तो 5 का गुणा पहले हम 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 की यहाँ आ जाएगी 0 और 1 जो है हासिल में आ जाएगा यहाँ। फिर 5 का गुणा 3 में, तो 5 दिया 15 और हासिल का 1 16, तो 16 का हम लिख देंगे यहाँ 6 और जो 1 है वो हासिल में आ जाएगा। फिर 5 चौके 20 और हासिल का 1 21, तो 21 का 1 हम यहाँ लिख देंगे और हासिल में चला जाएगा 2। फिर 5 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 5 6 का 30 और 2 32, तो 32 और 160, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 32 और 160। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। तो 6537 भागे 3, तो जितनी बार भाग जाएगा वो भागफल हमें यहाँ लिखना है और अंत में जो बचेगा वो शेषफल हमें यहाँ लिखना है। तो देखते हैं इसका हल। तो पहले हम 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 3 दूनी 6, घट जाएगा ये, तो 6 में से 6 गया बचा 0, और फिर अगला अंक 5 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 3 1 को 3, घटा देंगे, बच गया 2। अब अगला अंक जो है 3 वो नीचे आ जाएगा, तो बन गया 23। अब 3 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 23 से ज़्यादा ना हो। तो 30 आते 21, यानी 3 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे। 3 8 24 जो है 23 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 30 आते 21 और 23 में से 21 गया तो बचा यहाँ 2 और यहाँ 0। तो अगला अंक जो है 7 वो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा ये 27। अब 3 का पहाड़ा में से पढ़ेंगे कि 27 से ज़्यादा ना हो। तो 3 8 24, 3 9 27, तो पूरा हमें 27 मिल गया है। इसे घटा देंगे तो नीचे बचेगा 0 0। यहाँ ये जगह नहीं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 0 0, ये यहाँ नीचे लिखाएगा। तो शेषफल हमारा है 0 0 और भागफल है हमारा 2179। तो लिख देते हैं हम इसे उत्तर में। तो भागफल में जाएगा 2179 और शेषफल में जाएगा 0। तो ये है प्रश्न क्रमांक 2 का। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 40 मीटर है तो खेत की परिमाप है। तो देखते हैं इसका हल। तो खेत कैसा है? वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब होता है कि ये चतुर्भुज का ऐसा प्रकार होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो खेत जो है वर्गाकार है, मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। एक भुजा का मान है 40 मीटर, इसका मतलब है कि इसकी अन्य 3 भुजाएं भी कितनी होंगी? 40 मीटर की होंगी। और हमें इस वर्गाकार खेत का परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब हमें इन चारों भुजाओं की कुल लंबाई है वो बतानी है। तो या तो आप इसे सीधा सीधे जोड़ लें चारों भुजाओं की लंबाइयों को, या फिर इसका सूत्र होता है
वर्ग का परिमाप का। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भुजाएं कैसी हैं, चारों भुजाएं एक सी हैं। तो या तो इन भुजाओं को आप 4 बार जोड़ लो या फिर 4 का गुणा कर दो, उत्तर एक ही आएगा। तो 4 और एक भुजा का मान है 40, तो 4 गुणित 40 यानी 160 मीटर। आप चारों को एक एक करके जोड़ेंगे यानी 40 40 80 और 80 और 40 120 और 40 160, तो भी उत्तर 160 ही आएगा और सूत्र से भी उत्तर 160 ही आएगा। तो ये था प्रश्न क्रमांक 3 का हल। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा जो उत्तर आया वो आया 160, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो उत्तर आ जाएगा 160 मीटर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 है 3/7 धन 4/7। तो हमें जोड़कर लिखना है, तो इसे मैं यहीं हल कर देता हूँ। 3/7 और 4/7 को जोड़ना है, तो दोनों के हर आप देख पा रहे हैं 7 है, इसलिए इसे हम एक ही बार लिख लेंगे और अंशों को हम सीधा सीधा जोड़ देंगे, यानी 3 धन 4। ऐसा हम केवल तभी कर सकते हैं जब हर समान हो, तभी हम अंशों को सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और नीचे भी 7 है, तो 7 से 7 कट गया, तो उत्तर आ जाएगा 1। तो इसमें उत्तर आ जाएगा 1। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। हर प्रश्न पर जो अंक आवंटित है वो आप बाजू में देख रहे होंगे। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। खाली बॉक्स में बड़ा है, छोटा है या बराबर लगाएं। तो इस चिन्ह का उपयोग आपको पता होगा कि इस तरफ वाली संख्या जब बड़ी होती है और इस तरफ वाली छोटी होती तब लगता है, और इस चिन्ह का उपयोग जब इस तरफ वाली छोटी होती है और इस तरफ वाली बड़ी होती है तब लगता है, और बराबर का उपयोग जब दोनों साइड की संख्याएं बराबर हों तब लगाते हैं। तो हम देखते हैं पहले प्रश्न को, 20 और 22। तो आपको पता है 22 बड़ा है 20 से, इसलिए इसमें आ जाएगा ये वाला चिन्ह, यानी 20 छोटा है 22 से। फिर दूसरा है ऋण 10 और ऋण 16। तो हमने संख्या रेखा पर देखा है कि कोई भी ऋणात्मक संख्या शून्य के जितने पास होती है वो बड़ी होती है और जितनी ज़्यादा दूर होती जाती है वह छोटी होती जाती है। तो संख्या रेखा पर आप देखेंगे कि ऋण 10 पहले आता है और ऋण 16 बाद में आता है, यानी शून्य से पास कौन है, ऋण 10, इसलिए ऋण 10 बड़ा है ऋण 16 से। फिर अगला प्रश्न है 7 और ऋण 5। चूँकि संख्या का ऋणात्मक होने का मतलब है वह शून्य से भी छोटी है, तो इसलिए 7 बड़ा है ऋण 5 से। और फिर यहाँ है 18 और यहाँ लिखा है 3 गुणित 6, जिसका मतलब ये होता है तीछिंग 18। तो दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए इसमें आ जाएगा बराबर। तो ये था प्रश्न क्रमांक 5 का हल। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। अब प्रश्न क्रमांक 6 है दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो हमें इस छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। पहले तो हम इस आकृति में देख लेंगे कुल कितने भाग हैं। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कुल इसमें 8 भाग हैं, और छायांकित भाग केवल कितना है, 1, यही वाला भाग छायांकित है। तो भिन्न में हम कुल भागों को नीचे लिखते हैं और जितने भाग छायांकित हैं उन्हें ऊपर। तो इसलिए इस चित्र में जो छायांकित भाग है उसके लिए भिन्न बनेगी 1/8। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्रश्न क्रमांक 7 है महिमा ने एक दुकान से 702 रुपये का सामान खरीदा और उसने दुकानदार को 500 रुपये के 2 नोट दिए। दुकानदार महिमा को कितने रुपए लौटाएगा। तो हम पहले लिखेंगे महिमा द्वारा दुकानदार को दिए गए पैसे, तो बराबर कितने हैं, 500 के 2 नोट हैं, यानी 500 गुणित 2, यानी कि 1000 रुपये महिमा ने दिए हैं, और महिमा द्वारा खरीदे गए सामान की कीमत वो कितनी है, 702 रुपये। तो 702 का सामान खरीदा और 1000 रुपये दिए, तो इसलिए हम लिखेंगे दुकानदार द्वारा महिमा को लौटाए पैसे बराबर 1000 ऋण 702। तो जब आप 1000 में से 702 को हटाएंगे
तो अगर आप 1000 में 700 घटाते तो 300 बचता, लेकिन ये 2 और ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ 2 कम हो जाएंगे, यानी 298 रुपये। तो दुकानदार महिमा को 298 रुपये वापस करेगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 8 पर। प्रश्न क्रमांक 8 है, रवि ने आकाश से 1200 रुपये उधार लिए और आकाश ने रवि को 150 रुपये प्रतिमाह करके वापस लौटाए, तो कर्ज चुकता होने में कितने माह लगेंगे? यानी कुल जो उधार ली गई राशि है वह 1200 या 1200 रुपये है, और हर महीने 150 रुपये देकर इस उधार को चुकता करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कर्ज चुकता होने में लगने वाले माह बराबर 1200 भागित 150, क्योंकि हर महीने 150 रुपये दिए जा रहे हैं, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, और 15 से हम 120 को काटेंगे तो 15 1 15 और 15 8 120, यानी 8 माह का समय 150 रुपये हर माह देकर इस कर्ज को चुकाने में लगेंगे। तो आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 है, 2 दर्जन पेंसिलों की कीमत 168 रुपये है, तो एक पेंसिल की कीमत क्या होगी? तो 2 दर्जन पेंसिलों की कीमत 168 रुपये है, तो एक पेंसिल की कीमत पूछिए। तो हम लिखेंगे 2 दर्जन में पेंसिलों की संख्या बराबर 12 गुणे 2, यानी कि 24 पेंसिल होंगी 2 दर्जन में, और 2 दर्जन पेंसिल की कीमत बराबर 168 रुपये। तो इसलिए हम लिखेंगे एक पेंसिल की कीमत बराबर 168 बटे 24। अब हम काट देते हैं इसे 12 से, तो 12 दूनी 24, और पहला अंक 1 छोटा है तो 12 से नहीं कटेगा, तो हम अगले अंक 6 को भी साथ में ले लेते हैं, तो ये बन जाता है 16। तो 12 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे 16 से ज़्यादा ना हो, तो 12 को 12, हम 16 तक जाना चाह रहे थे लेकिन 12 तक गए, तो बच कितना गया 4। तो जो 4 बचा है वो 8 के आगे आ जाएगा, तो बन जाएगा 48। तो 12 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 48 से ज़्यादा ना हो, तो 12 चुके 48। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 1 2 और 2 सत्ते 14, तो बराबर 7 रुपये, यानी एक पेंसिल की कीमत है 7 रुपये। अगर आपको इस प्रकार का भाग समझ में नहीं आ रहा है तो आप 168 में 24 से नॉर्मली भाग देंगे, तब भी ये 7 बार जाएगा, यानी एक पेंसिल की कीमत आपको दूसरी तरीके से भाग देने में भी 7 ही मिलेगी। तो आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10वां है, ऋण 9 धन 5 ऋण 3 धन 6 ऋण 7 धन 4। तो इसको हल करके हमें इस बॉक्स में लिखना है, ये 1 अंक का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो पहले तो हम समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं समान चिन्ह वाली यानी धन वाली संख्याओं को हम अलग अलग जोड़ेंगे और ऋण वाली संख्याओं को अलग। तो धन वाली संख्याओं में आपको दिख रही है धन 5, फिर धन 6 और 4। तो पहले हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो 5 और 6 11 और 4 15, ये 5 और 6 11 और 4 15, तो 15 आ जाएगा। और ऋण वाली संख्याओं का योग देखते हैं, तो ऋण वाली 9 3 और 7, यानी 9 और 3 12 और 7 19, तो ऋण 19, क्योंकि धनात्मक का योग धनात्मक और ऋणात्मक का योग ऋणात्मक आता है। अब 15 में से 19 जाएगा तो बचेगा ऋण का 4, क्योंकि हम छोटी संख्या में से बड़ी को घटा रहे हैं। तो उत्तर आ जाएगा हमारा ऋण 4। तो उत्तर आ जाएगा हमारा ऋण 4। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 11 पर। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक समकोण की माप होती है। तो एक समकोण की माप होती है 90 अंश। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। प्रश्न क्रमांक 12 है, यदि 35,000 रुपये को 7 भाई बहनों में बराबर बराबर बांटना हो तो प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिलेंगे? तो हम लिखेंगे प्रत्येक को मिलने वाली राशि बराबर 35,000 भागित
कितने भाई बहन हैं? 7, इसलिए 7 से भाग दे देंगे क्योंकि 7 में बांटना है। तो जब आप 35,000 में 7 से भाग देंगे तो ये जाएगा 7 पन्ना 35 और 3 शून्य। तो यानी हर भाई बहन को 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 पर। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आने वाली वीडियोस में हिंदी और अंग्रेजी के बेसलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको लिए लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि जो आने वाले 2 बेसलाइन टेस्ट के पेपर के सॉल्यूशन हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सकें। तो पढ़ते हैं अब इसी वीडियो में आगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, दी गई आकृति में 5/6 भाग को छायांकित कीजिए। तो पहले तो हमें गिन लेना है कि इस आकृति में कुल कितने भाग हैं। तो आकृति में आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 भाग ऊपर हैं और 6 ही भाग नीचे हैं। तो 6 और 6 12 भाग हैं। तो हमें इसके 5/6 भाग को छायांकित करना है। तो कुल भाग हमारे कितने हैं? 12। तो 12 और कुल 12 भागों का 5/6 भाग छायांकित करना है। तो इसलिए 12 का 5/6 यानी 12 गुणित 5/6। तो 6 से काट देंगे, 6 को 6 और 6 दूनी 12। अब 2 और 5 अंश में है तो इनका गुणा हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, यानी 10 भागों को हमें छायांकित करना है। तो मैं 10 भागों को छायांकित कर देता हूं इन 12 भागों में से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने कुल 12 भागों के 5/6 भाग यानी कि 10 भागों को छायांकित कर दिया है और इन दोनों भागों को अछायांकित रहने देंगे। तो प्रश्न क्रमांक 14 है, 0.4 गुणित 0.09 का हमें गुणनफल ज्ञात करना है और उत्तर को इस बॉक्स में लिखना है। ये 2 अंकों का प्रश्न है। तो देख लेते हैं इसे हल। 0.4 गुणित 0.09, तो 4 और 9 का गुणा ही होगा क्योंकि बाकी तो शून्य ही है। तो 4 नाम 36। अब हम दशमलव का स्थान देख लेते हैं कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, कितने अंकों के पहले लगेगा। तो 1 अंक के पहले दशमलव आप देख पा रहे हैं इसमें है और नीचे वाली संख्या में 2 अंकों के पहले दशमलव है, यानी कुल 3 अंकों के पहले दशमलव है। 1 अंक के पहले पहली संख्या में और 2 अंकों के पहले दूसरी संख्या में। तो कुल 3 अंकों के पहले हमें दशमलव उत्तर में लगाना है। तो पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया और 1 अंक और कम पड़ रहा है तो हम 0 लगा देंगे। तो दशमलव लगेगा यहाँ और इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 0। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 0.036। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। प्रश्न क्रमांक 15 है 0.05 भागित 50। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो हमें जो प्रश्न दिया गया वह है 0.05 भागित 50। तो देखते हैं, हम चाहें तो ये जो 2 अंकों के पहले दशमलव है इसे हम हटाना चाहें तो हम हटा देंगे, लेकिन इससे क्या होगा, 2 अंकों के पहले दशमलव है तो 2 शून्य हर में लग जाएंगी, क्योंकि ये दशमलव जब हटेगी तो इसकी वजह से हर में 2 शून्य लग जाएंगी। अब आप देख पा रहे हैं हम काट सकते हैं 5 1 को 5 और यहाँ 5 1 को 5 और 5 0 0 5 0 0 5 0 0, यानी उत्तर आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा 1/1000। या तो ये भी उत्तर हो सकता है या आप चाहें से और आगे हल कर लें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 के साथ कितनी शून्य है, 3 शून्य है। तो हम 3 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे। तो 1 अंक ये हो गया, दूसरा अंक कुछ नहीं है तो 0 और तीसरा अंक कुछ नहीं है तो 0 और इसके आगे दशमलव और इसके आगे भी कोई अंक नहीं है तो 0। तो उत्तर आ जाएगा 0.001। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 0.001। उत्तर आ गया हमारा 0.001। इसे आप बॉक्स में लिख लेंगे यहाँ। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 16 है। प्रश्न क्रमांक 16 है, अंकों 5 8 6 0 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो जब भी हमें दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनानी होती है तो अंकों को हम आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं। जैसे यदि मैं लिखूं 0, 0 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा 8, तो ये संख्या सबसे छोटी संख्या तो है, लेकिन 4 अंकों की नहीं 3 अंकों की, क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं है। हम इसे पढ़ेंगे तो 568 ही पढ़ेंगे।
तो इसलिए इसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 और 5 को अदला बदली कर लेंगे। यानी इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे 5 0 और 6 8। तो 5068 जो है वह इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। ये जो 0568 3 अंकों की संख्या ही कहलाएगी। इसलिए कभी भी इस प्रकार की गलती ना करें, 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर रखें। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है 0 से। 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं वह पूर्ण संख्याएं, इसलिए जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वह 0, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न है, जिसमें से हम 17 प्रश्नों को हल कर चुके हैं और 18वें पर आ चुके हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 है, संख्या 9 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। तो 9 के 4 गुणज, गुणज का मतलब होता है वह संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित होती हैं। यानी हमें सीधी सीधी तरह से पहाड़ा लिखना है। तो 9 के 4 गुणज हो गए 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 और 9 चौके 36। ये 9 के 4 गुणज हो गए। 4 बोला था इसलिए हमने यहाँ 4 गुणज लिखे हैं। अगर ज़्यादा बोले होते तो उतने हम लिखते। ये था प्रश्न क्रमांक 18 का हल। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 19। आशा करता हूँ कि प्रश्नों का हल आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें, ताकि बेबी बेसलाइन टेस्ट के सॉल्यूशन को देखकर बेसलाइन टेस्ट के पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकें। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 पर। प्रश्न क्रमांक 19 है, कोई भी एक समचतुर्भुज बनाइए। तो समचतुर्भुज आपने देखा होगा, ये आपको शो कर देता हूँ मैं। ये कुछ इस प्रकार बनता है। समचतुर्भुज की विशेषता यह है कि इसकी चारों भुजाएं वर्ग की तरह एक समान होती हैं। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या है कि समचतुर्भुज का कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है शीर्षों पर बनने वाला, जबकि वर्ग के शीर्षों पर बनने वाले चारों कोण 90 अंश के होते हैं। और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। यानी ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं और 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये है आपके समचतुर्भुज का चित्र। आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। प्रश्न क्रमांक 20 है, 45 अंश का कोण बनाइए। तो इसे मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे बनाना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको चांदे को कुछ इस प्रकार रखना है और नीचे एक रेखा खींचनी है। और इस वाले स्केल में आप देख पा रहे हैं, नीचे तरफ से आपको देखना है 30 और 40 के बीच में, यानी यहाँ 30 और 40 के बीच में जो कोण आएगा वो 45 अंश का होगा। नीचे वाले स्केल से आप देखेंगे जब आप इस तरफ मुंह करके चित्र बना रहे हैं। तो कुछ ये इस प्रकार, इतना घुमाव इसका आपको मिलेगा और बनने पर आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा 45 अंश का कोण। आपको इतनी मोटी रेखाएं नहीं खींचनी है, पतली रेखाएं पेंसिल से बनानी है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 21 है, संख्या रेखा पर ऋण 3 को दर्शाइए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संख्या रेखा बनी हुई है जिस पर अंक नहीं दर्शाए गए हैं, केवल 0 लिखा हुआ है बीचों बीच। तो 0 के दाएं हाथ तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0 के बाएं हाथ तरफ ऋणात्मक। तो 0 के दाएं तरफ आप देख पा रहे हैं पहला जो अंक है वो धन 1 है, ये धन 2, धन 3, धन 4, धन 5। लेकिन हमें दर्शाना है ऋण 3 को, तो हम किस तरफ चलेंगे? बाएं हाथ तरफ। तो बाएं तरफ आप देख पा रहे हैं, ये बाएं तरफ पहला अंक है ये ऋण 1, ये ऋण 2 और ये है ऋण 3। तीसरी वाली लाइन क्या है? ऋण 3। तो आप तीसरी वाली लाइन को हाईलाइट करके यहाँ पर लिख देंगे ऋण 3। तो ये है संख्या रेखा पर ऋण 3 का निरूपण। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमसे पूछा है प्रश्न क्रमांक 22 में, संख्या 3/5 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। तो जब भी हमें किसी भिन्न के तुल्य भिन्न निकालनी हो तो हम अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं। तो 3/5 की तुल्य भिन्न निकालनी है, इसलिए हम 3/5 में अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे अगर मैं अंश में 2 से गुणा करता हूँ तो हर में भी 2 से गुणा कर देता हूँ। इसका नियम ही ये है कि अंश और हर में समान संख्या से गुणा करना है। गुणनफल कर लेंगे हम, तो 3 दूनी
6 और नीचे का गुणनफल आ जाएगा 5 दूनी 10। तो ये है 3/5 के तुल्य एक भिन्न 6/10। यदि आप 6/10 को 2 से भाग देंगे तो वापस आपको 3/5 मिल जाएगी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। प्रश्न क्रमांक 23 है, रवि 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? तो हम लिखेंगे रवि के प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय, ये बराबर आ जाएगा बराबर 4 धन 5 धन 3। इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और ये कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं, इसलिए 3 से भाग दे देंगे। यदि 4 संख्याएं होती तो 4 से भाग देते। अब जोड़ते हैं तो योगफल आता है 4 और 5 9, 9 और 3 12। तो 12/3, तो 3 को 3, 3 चौके 12, तो उत्तर आ जाएगा 4 घंटे। यानी रवि औसत 4 घंटे रोज पढ़ता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 24 है, संख्या x के 3 गुने में से 7 को घटाने वाला बीजीय व्यंजक लिखिए। तो इसमें हमें केवल बीजीय व्यंजक लिखना है। x के 3 गुने, यानी x का 3 गुना होता है 3x, और इसमें से क्या करना है? हमें 7 को घटाना है, तो ऋण 7, और यही हमारा बन गया बीजीय व्यंजक। तो इसका उत्तर बस इतना ही है, 3x ऋण 7। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 25 है, संख्या 3/7 और 14/3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल करते हैं इसका, 3/7 गुणित 14/3। तो अंश वाले 3 से हर वाला 3 कट गया, और ये हर वाले 7 से 7 एकम 7, अंश वाला 14, 7 दूनी 14, 2 बार कैंसिल कर दिया तो उत्तर आ जाएगा 2। तो 3/7 और 14/3 का गुणनफल हो गया 2। बटे में कुछ नहीं, मतलब 1। इसे आप लिखें या ना लिखें, माना एक ही जाता है हर में। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 25 से 26 की ओर। प्रश्न क्रमांक 26 है, आकाश को एक टेस्ट में 20 में से 16 अंक प्राप्त हुए, तो ज्ञात कीजिए कि उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो पूर्णांक कितने हैं? 20। तो पूर्णांक को हम नीचे लिख देंगे, और प्राप्तांक कितने हैं? प्राप्तांक हैं 16, यानी मिले कितने? 16। 20 में से 16 मिले हैं, तो हम 20 को नीचे रखते हैं, 16 को ऊपर, और इन्हें काय में निकालना? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो 20 को 20, 20 पंजे 100। अब 16 और 5 अंश में है, तो इनका गुणा कर देंगे, तो 16 और 5 का गुणा होगा 16 पंजे 80। तो उत्तर कितना जाएगा? 80%। यानी आकाश ने टेस्ट में 80% अंक प्राप्त किए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 27 है, संख्या 4.2 को 3 से भाग दीजिए। तो 4.2 को हम भाग देते हैं 3 से। तो पहले पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसे कि 4 से ज़्यादा ना हो, तो 3 को 3, बच गया कितना घटाने पर? 1। अब जो 2 है वो नीचे जाएगा। अब चूंकि जो 2 है वो दशमलव के बाद है, इसलिए यहाँ भागफल में भी दशमलव लग जाएगा। अब 3 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना हो या 12 मिल जाए। तो 3 चौके 12, पूरा 12 हमें मिल गया, घटाने पर शेषफल आ गया 0। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 1.4। ये भागफल हो गया हमारा 1.4। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 28 है, संख्या 360 को 1:2 के अनुपात में बांटिए। तो हम लिखेंगे पहला भाग। तो पहला भाग निकालने के लिए हमें क्या करना है? 360 को बांटना है इन 2 भागों में। तो जो संख्या 360 और गुणित पहले भाग के लिए अनुपात क्या है? 1। तो गुणित 1, और जो दोनों अनुपात है उनका योगफल कितना है? 1 और 2 3। तो 3 बटे में जाएगा। अब हम काट देते हैं, 3 को 3, फिर यहाँ 3 को 3, 3 दूनी 6 और 3 शून्यम 0। तो पहला भाग आ गया 120। अब दूसरा भाग निकालने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करें, 360 गुणित दूसरे भाग के लिए अनुपात है 2, तो गुणित 2 बटे दोनों भागों का योगफल 3। पहला तरीका ये है।
या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि पहला भाग हमने 120 निकाल लिया है और दोनों भागों का योगफल कितना है, 360 है, तो दूसरा भाग हम ऐसे निकाल लें, दूसरा भाग बराबर 360 ऋण 120, तो यह जाएगा 240। तो हमारा दूसरा भाग 240 आ गया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 29 है, संख्या 6839 में 3 और 8 के स्थानीय मान लिखिए। तो आप पहले हमें लिखना है 3 का स्थानीय मान, तो 3 आप देख पा रहे हैं दाई के स्थान पर है, 3 जो है दाई के स्थान पर है, तो लिखेंगे 3 का स्थानीय मान बराबर आ जाएगा 30। 3 के आगे केवल एक अंक है इसलिए हमने एक शून्य लगा लिखेंगे। 8 का स्थानीय मान बराबर, अब 8 के आगे आप देख पा रहे हैं कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो इसलिए 8 और इसके आगे 2 शून्य, जितने अंक होते हैं उतने शून्य हम स्थानीय मान में लगा देते हैं। तो 3 का स्थानीय मान हो गया 30 और 8 का स्थानीय मान हो गया 800, क्योंकि आप इसे पढ़ेंगे भी 6800। तो ये था प्रश्न क्रमांक 29 का हल। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 30 पर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 30 पर। ये बेसलाइन टेस्ट का सबसे आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आपका यहाँ पर बेसलाइन टेस्ट का हल संपूर्ण होता है। तो हल करते हैं इसको। प्रश्न है, एक आयत जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई दी है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 8 सेंटीमीटर और हमें परिमाप निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो हमें दिया गया है आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई हो गई, और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो ये चौड़ाई हो गई। अब चूंकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा बराबर है इसके, तो जब ये 18 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भी 18 सेंटीमीटर होगी, और चौड़ाई के सामने की ये भुजा बराबर होती है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो उनकी लंबाइयाँ भी बराबर होंगी। अब हमें निकालना है इसका परिमाप। तो परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो आप सीधे सीधे 18 को 2 बार और 8 को 2 बार जोड़ दें, यानी कुल मिलाकर आप चारों संख्याओं को जोड़ लें। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है इसका सूत्र। तो सूत्र है आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हमें दी गई है 18 और चौड़ाई दी गई है 8, तो 18 और 8 हो जाएगा 26, तो 2 गुणित 26, यानी 26 दूनी 52 सेंटीमीटर इस आयत का परिमाप होगा। परिमाप मतलब चारों भुजाओं की जो लंबाई है उनको जोड़ लें। तो 18 और 18 36 और 8 और 8 16, 36 और 16 कितना होता है 52। ऐसे भी आप इसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न क्रमांक 30 का हल पूर्ण हुआ। तो प्रश्न क्रमांक 30 के हल के साथ हमारा ये जो संपूर्ण बेसलाइन टेस्ट का पेपर का सॉल्यूशन है वो भी कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चैनल से ना जाएं। मिलते हैं हिंदी के बेसलाइन टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में। मैं साथ ही साथ अंग्रेजी के बेसलाइन टेस्ट के सॉल्यूशन पर भी वीडियो लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।